हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ संविधान के अनुच्छेद। आपको पता है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था उसमें 4 से 5 दिन से गैपिंग हो गई है, नहीं आ रहा था वीडियो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरे पास कोई नया बुक नहीं था जिसमें मैं बिना टिक लगा हुआ, मेरा जो बुक था वो भी टिक लगा हुआ था। मेरे फ्रेंड्स से मैंने बात किया, उनमें उन्होंने बोला कि मेरे पास भी बुक जो है वो टिक लगा हुआ है। तो बुक ना मिलने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था और मुझे पीडीएफ भी जो मिल रहा था इधर उधर से उस पर भी टिक लगा हुआ था। तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि टिक ना लगा हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो पहले ही आंसर पता चल जाता था। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो गलत हो रहा है, तो तब जा कर के मैंने नया बुक लिया और नया बुक लेकर के आज मैं आपके साथ इस वीडियो को रख रहा हूँ। और आज हम इस वीडियो में पूरा अनुच्छेद को कंप्लीट करने वाले हैं। जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में आपका ये टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद, तो इसमें जितने भी अनुच्छेद दिए गए उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। तो अंतिम रूप से पारित कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ, तो सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा पारित जब हुआ था उस वक्त की बात कही जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, वर्तमान की बात की जा रही है। तो वर्तमान में हम देखेंगे 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, धाराओं की कुल संख्या हो जाएगा 395, यानी कि अनुच्छेद को ही धारा कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो ये आपका पहले अनुच्छेद में ही वर्णन किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पहले अनुच्छेद में ही वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया, तो अभी जस्ट हमने देखा भारत को राज्यों का संघ कहा गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आता है और इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया, यानी बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। और इसके संबंध में जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर के 35 तक है, 12 से लेकर के 35 तक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का जो कि निषेध करता है, यानी अस्पृश्यता का जो उन्मूलन का संबंध है, अनटीचेबिलिटी का संबंध है, अनुच्छेद 17 के साथ होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है अनुच्छेद 57, यानी कि 57 में, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो इसमें कहाँ पे हम बात करते हैं, अनुच्छेद 19 के संबंध में, अनुच्छेद 19 के संबंध में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे होगा, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के साथ, 19 के फर्स्ट। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के जो कि संरक्षण की बात की गई है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय अगर कहता तो 226 होता। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति हिंसक तत्वों का उल्लेख है, राज्य के नीति हिंसक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है और इसमें 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन है अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, हमेशा रिपीट होते रहता है। ग्राम पंचायत के जो कि गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही आंसर है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के फर्स्ट के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद
किसमें? अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत। 51 के क ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है वो कहाँ पे? ऑप्शन बी में, यानी कि 51 के फर्स्ट के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है इसमें आंसर भी है। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे पढ़ने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप वहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो डेली बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या टॉपिक आपको आज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी दे दिया जाता है उसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि नेक्स्ट डे। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आपने पढ़ा बुक में उसका आप वन लाइनर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। अगला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो इसका संबंध हो जाता है 53 में। 53 में ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का बारे में उल्लेख किया गया? राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में जो बात कही गई है वो 61 में कहा गया। 61 में ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और जो महाभियोग लगाया जाता है वो किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ये जो बात कही गई है अनुच्छेद 63 में कहा गया। अनुच्छेद 63 में सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आधारभूत नियम निर्धारित करता है अनुच्छेद 75 ही, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उसको हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर 85 होगा, ठीक है। 85 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे जो कि हम बात करें किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो देखिए क्वेश्चन का मतलब ही आपका फिर से वही है, यानी कि 108 अनुच्छेद बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन बी। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? धन विधेयक। तो धन विधेयक का संबंध यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यानी कि 112 का 29, 146 के 3 और 148 के 6, ये तीनों के तीनों संबंध रखता है आपका संचित कोष के साथ। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी होता है, यानी सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अनुच्छेद 124 ये बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 143, 143। देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद दिए जा रहे हैं अब तक आपने देखा वो सभी के सभी कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या फिर आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह अवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होंगे अपने द्वारा जो भी निर्णय लिए हैं, अपने द्वारा जो भी उन्होंने आदेश दिया है उसको फिर से विचार करके पुनरावलोकन वो कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो इसका वर्णन किया गया है 137 में, 137।
अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होगी। ये जो कि वर्णन कहाँ पे किया गया, किस अनुच्छेद में, तो 141 में किया गया। 141 में भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है क्या, तो इसका आधार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया किसके अंतर्गत, 233 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय 233 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। इसका संबंध होगा 245 ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो आपको पता होगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 248 के अंतर्गत। 248 के अंतर्गत। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो आपको पता है कि राज्य सरकार जो कि राज्य सूची पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है, केंद्र सूची पर केंद्र यानी कि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। लेकिन राज्यों के प्रार्थना करने पर भारत की जो संसद होगी उन राज्यों पर भी कानून बना सकती है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो इसका वर्णन 252 में है। 252 ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऊपर मैंने देखा था कि राज्यों के प्रार्थना करने पर वो 252 के अंतर्गत सूची बना सकते हैं संसद, लेकिन अगर संसद को लगे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो कि कुछ मामला ऐसा है कि जिसको हमें बनाना चाहिए, संसद को बनाना चाहिए, तो वो उनको ये शक्ति प्रदान करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 249। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रार्थना राज्यों की खुद अनुग्रह करने पर संसद बनाएगी तो वो 252 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, डी को, यानी कि 253 के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने 249 देखा, 249 शक्ति प्रदान करता है। 252 के अंतर्गत राज्यों की प्रार्थना करने पर खुद बनाता है। और अगर आपको संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु जो संसद होगी वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 253, 252, 249, तीनों को याद रखना है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये यहाँ पे जो वर्णन किया गया वो किसमें, 256 से 263 के अंतर्गत। 256 से 263 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यहाँ पे 256 के अंतर्गत। 256 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध हो जाता है 263 ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे 280 के अंतर्गत होता है। 280 के अंतर्गत ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। आपको पता होगा कि मूल संविधान में 7 जो कि मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में इसको हटा दिया गया था। और हटा करके जाकर के ये कहाँ चला गया, 300 के फर्स्ट में, जो कि अब ये वैधिक यानी कि विधिक कह सकते हैं, कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया। सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया 311। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद, 312 बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 311 यहाँ पे करेक्ट होगा। 311 करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया 315 में। अखिल भारतीय की बात किया गया था तो 312 बिल्कुल सही होता, वो ध्यान रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 संबंधित है किससे, अखिल भारतीय सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवाओं से ऑप्शन ए।
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका 320 के अंतर्गत आता है, 320 ऑप्शन ई। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? तो निर्वाचन आयोग का संबंध किससे होता है? 324 ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 331 ऑप्शन डी, 331। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, अगर अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जाति की बात करता है यानी कि एससी की बात करता है तो अनुच्छेद 338 और जनजाति की तो 338 के फर्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा है वो मिला है किसके अंतर्गत? 343 के फर्स्ट, 343 के फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बी, 343 में ही इसका वर्णन किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343, 343 करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो किसके अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 352 के तहत। संविधान में 3 प्रकार के आपात का उपबंध किया गया, 352, 356, 360। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो 356 के तहत लगता है, ऑप्शन ए, 356 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति किसके अनुच्छेद पर, यानी अनुच्छेद 360 के द्वारा करता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद में? एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद में? तो ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए, 352 में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित? 350 के ए के अंतर्गत अगर उपबंध हम देखें तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा तो ऑप्शन सी मिलेगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध जो कि 350 के ए के अंतर्गत है, यानी सी करेक्ट आंसर है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? जो संसद हो वो संविधान में संशोधन कर सकती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो संशोधन की जो प्रक्रिया 368 में किया गया, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट होने की भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 368 का संबंध हो जाता है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या फिर बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया? तो अपने स्वार्थ में किया वो कौन सा अनुच्छेद बन जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 356 राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध जो कि जम्मू कश्मीर से था जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, तो इसको हाल ही में हटा दिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो 371 का जो फर्स्ट है उसका संबंध हो जाएगा किसके साथ? तो ऑप्शन ए के साथ, नागालैंड। 371 के फर्स्ट नागालैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? तो 356 राष्ट्रपति शासन से है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट जो कि प्रावधान दिया गया? तो विशिष्ट प्रावधान अभी आपने देखा था 371 का जो फर्स्ट है वो नागालैंड से है, तो उसी तरह से 371 बी सी डी इस तरह से दिया गया। तो ये विभिन्न राज्यों से संबंधित जो प्रावधान 371 में, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बनता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए 371 का जी अगर हम लिखते हैं तो कैसे, इस तरह से, यानी अगर हम यहाँ पे देखें मिज़ोरम को तो इसमें भी कुछ ज जो है इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। तो 371 का जी मिज़ोरम बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो उपाधियों का अंत आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2930 बिल्कुल सही आंसर बनता है। तो हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। एक्चुअली ये संबंध जो कि 1900 नहीं, ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है, इसे याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की स्थापना करने का प्रयास करेगा? तो इसका संबंध कहाँ पे होगा? इसका संबंध होगा अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमें मिलान करना है कि संविधान का अनुच्छेद और उनके जो अंतर वस्तु है उसके साथ। तो अनुच्छेद 54 का संबंध भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, और एक बार उनके पद के लिए कई बार निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है वो 57 में किया गया था, ऊपर में देखा था। अनुच्छेद 75 भी देखे थे कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का संबंध है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति है, तो ये भी बिल्कुल सही है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि नीति नियंत्रक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अनुच्छेद 51 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये कहाँ पे किया गया? इसका संबंध है 258 में, ऑप्शन बी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये किस में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया, ऑप्शन ई। भारतीय संविधान से समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो समता या फिर समानता का जो अधिकार है वो 14 से लेकर के 18 तक बात कही गई है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो एक तरफ संस्थान दूसरी तरफ अनुच्छेद है, तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या कह रहा है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो संबंध होगा किसके साथ? तो 148 के साथ, फर्स्ट का 3 के साथ। तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन 280 के तहत होता है, यानी सेकंड का तो सेकंड ही होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही तरीके से मैच कर जाता है। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो ये 323 की फर्स्ट के अंतर्गत, और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो ये अगर रक्षा करें तो किस अनुच्छेद में? तो 355 के तहत। अगर रक्षा नहीं करते हैं तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? तो किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा, ये पॉइंट गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ये बिल्कुल सही। राज्य की क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, ये भी सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना करेगी, ये पॉइंट गलत है। यानी 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है? 2 और 3, तो केवल 2 और 3 सी को टिक करेंगे। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद है वो 148 से लेकर 151 तक आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन कहाँ पे किया गया? तो अनुच्छेद 48 के फर्स्ट में किया गया। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा, विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय। लोकसभा में 331 होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर विधानसभाओं में तो 333 हो जाएगा। विधानसभा में 333, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है?
भारत की विदेश नीति से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो अभी तक उपयोग एक भी बार नहीं किया गया वो अनुच्छेद 360 है, यानी वित्तीय बात अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया? नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है, तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 169 के तहत। ऑप्शन बी 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? आरक्षण का प्रावधान किया गया कहाँ पे, किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि 371 मेघालय के साथ, ये पॉइंट गलत है। 371 मेघालय के साथ नहीं होता है। और 371 सी के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे मणिपुर होता है, मणिपुर। ठीक है, 371 का सी मणिपुर। नेक्स्ट वन क्या है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संगठित किया गया? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कह सकते हैं कि नीति आयोग एक प्रकार का संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 44 अनुच्छेद 44। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद जो कि हमारा 19 है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, तो उसी में से एक है आपका कि भारत में किसी भी स्थान पर आवागमन, किसी भी क्षेत्र में आवागमन की शक्ति प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 39 का फर्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया? नए राज्यों का गठन का संबंध किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये रोक लगाता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर के विशेष प्रावधान किए गए? विशेष प्रावधान किए गए किसमें? 347। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी 25 से लेकर के 28 तक। 25 से लेकर के 28 तक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? तो महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का जो निर्धारण करता है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 149 में। 149 बिल्कुल सही होगा, कर्तव्यों का वर्णन 149 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 112 के अंतर्गत। 112। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो सबसे पहले राइट आंसर जानने से पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के रोजाना कंटेंट आपको देखने को मिलता रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए आशा करते हैं कि आप लोगों को अनुच्छेद से संबंधित सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और एग्जाम्स में लगभग इतने सारे क्वेश्चंस करीब पूछे जाते हैं, इसमें से जो भी था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको इतना अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।